नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। अक्सर हमें बचपन से यह कहानी सुनाई जाती है, एकता में शक्ति है। आपने वो कहानी जरूर पढ़ी होगी जिसमें यह बताया जाता है कि एक किसान जो है वो ये बताता है कि कैसे लकड़ी का गट्ठर जो है उसमें से अगर लकड़ियों को अलग अलग कर दिया जाता है तो वो कैसे लकड़ियां टूट जाती हैं। लेकिन जब लकड़ी के उन्हीं जो तमाम जो पैनल्स से उनको जब एक साथ किया जाता है और जब वो गट्ठर बन जाता है तो उसे कोई भी तोड़ नहीं पाता। ये कहानियां बचपन से हमें सुनाई जाती हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे आसपास चीज़ें घटती हैं और उन आसपास जो चीज़ें घटती हैं उसमें कहीं किसी का स्वार्थ होता है, कहीं कोई राजनीति होती है, कहीं छोटे छोटे शूद्र जो हैं वो बहुत ही कारण होते हैं जिसके कारण समाज में, देश में एकता जो है वो देखने को नहीं मिलती। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान का बंटवारा किया उसके पीछे वो एक बड़ी सोच थी कि किस तरह से भारत जो है एकजुट ना रहे। पहले तो बंटवारा ही जो हुआ था वही फूट डालो और राज करो, ये स्कीम थी अंग्रेजों की, और इसी उन्होंने इस स्कीम को आगे बढ़ाते हुए, अपने षड्यंत्र को आगे बढ़ाते हुए भारत को बांट दिया, बंटवारा कर दिया। और बंटवारे के बाद भी हिंदुस्तान में कुछ ऐसे बीज बो दिए गए जिसके कारण आज भी हम देखते हैं कि समाज जो है वो बटा हुआ लगता है। यह भी पुरानी बात है, यह कहा जाता है कि भारत पर जब विदेशियों ने आक्रमण किया तो कभी भी विदेशी भारत के किलों को जीत नहीं सके। जब बाहरी ताकतों ने भारत पर आक्रमण किया ना तो कभी भी वो भारत को जीत नहीं सके, ताकत से नहीं जीत सके। लेकिन भारत तब पराजित हुआ जब किले का दरवाजा भीतर से किसी ने खोला। किले का दरवाजा भीतर से किसी ने खोला यानी घर में सेंध लगी। और इसीलिए यह होता है कि अगर हम एकजुट रहेंगे तो ताकत है, लेकिन अगर एकजुट नहीं रहे तो बट जाएंगे। लेकिन आज देखिए कि देश की राजनीति किस मुकाम पर आ गई है। अगर कोई एकजुटता की बात करता है और विशेषकर अगर वो एकजुटता की बात अगर संघ करता है, आरएसएस करता है, आरएसएस प्रमुख करते हैं, तो उसको लेकर देश में राजनीति छिड़ जाती है। हालांकि जो लोग आरएसएस का इतिहास नहीं जानते उनको ये जानना चाहिए कि दरअसल आरएसएस की स्थापना ही डॉक्टर हेडगेवार ने बटे हुए समाज को, और खासकर समाज के में जो बटे हुए हिंदू थे, उनको एकजुट करने के लिए आरएसएस की स्थापना की थी। जो लोग अक्सर ये कहते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार जो हैं उनका आजादी में कोई रोल नहीं था, संघ का कोई रोल नहीं था, उन्हें यह इतिहास नहीं मालूम कि आरएसएस प्रमुख डॉक्टर हेडगेवार ने वो जेल भी गए थे, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई भी लड़ी थी। लेकिन जब ये सामने से दिख रहा था, जब ये लगभग तय था कि अब भारत को आजादी मिल जाएगी, तब डॉक्टर हेडगेवार ने ये सोचा, ये विचार किया कि आजादी तो हमको अब मिलनी तय है, लेकिन आजादी अगर मिल जाएगी तो क्या इस आजादी को हम सहेज कर रख पाएंगे। और तब बहुत चिंतन मनन करने के बाद डॉक्टर हेडगेवार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आजादी मिलने के बाद भी अगर समाज बटा रहेगा तो एक दिन हम अपनी आजादी को फिर से खो देंगे। और इसी भाव के साथ उन्होंने यह तय किया कि समाज को एकजुट करना बहुत जरूरी है ताकि आजादी मिलने के बाद फिर कोई हमारी आजादी पर हमला ना कर सके और हमारी आजादी फिर खतरे में ना पड़े। इसी भाव के साथ उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी 1925 में, विजयदशमी के दिन। और आज लगभग उसी भाव को डॉक्टर मोहन भागवत, जो आरएसएस के चीफ हैं, उन्होंने इस भाव को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि देश के लिए सबको एकजुट होना जरूरी है। और उन्होंने इसमें हिंदुओं की बात करी। अब क्योंकि हिंदू शब्द आ गया तो कई लोगों को इस पर आपत्ति होनी लाजमी थी और इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई। अब इस पूरे विवाद को लेकर के, क्योंकि विवाद खड़ा कर दिया गया है, हालांकि कोई एकता की बात करे तो उसमें विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए, समाज को एकजुट करने की बात करे तो उसमें विवाद नहीं खड़ा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि एकता की बात करने पर भी विवाद खड़ा हो गया। लेकिन अब क्योंकि विवाद खड़ा हो गया तो इस विवाद के पहलुओं को भी समझना बड़ा जरूरी है। मोटे तौर पर इस विवाद के 3 पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि लोग इस डॉक्टर मोहन भागवत के बयान को
ये जोड़कर देख रहे हैं जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने, बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कटोगे तो बटोगे, और प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही बात कही 2 दिन पहले। उन्होंने भी ठीक यही बात कही। उन्होंने दरअसल महाराष्ट्र की रैली में उन्होंने ये कहा कि अगर बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। अब नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा और उसके बाद मोहन भागवत का बयान आया, तो इसका एक पहलू यह भी आता है कि विरोधियों को लगता है कि क्या वजह है, अब तक नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के बीच इतने समय से यह दिखाया जा रहा था कि तीनों के भीतर जो है दरारें हैं, एकता नहीं है, और अब तीनों एक ही भाषा बोल रहे हैं। तो विरोधियों को संभवतः यह भी बहुत खराब लगा हो कि तीनों एक ही भाषा कैसे बोल रहे हैं और तीनों में एकता कैसी हो गई। अब इसका दूसरा पक्ष यह है कि अब विरोधी यह कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी जिस तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव हारी, और अब जबकि हरियाणा में जो एग्जिट पोल आया है, जम्मू कश्मीर को लेकर जो एग्जिट पोल है, उससे ऐसा साफ लग रहा है कि बीजेपी लगातार जो है चुनावी जो लड़ाइयां वो हार रही है। अब थोड़े दिनों बाद महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव है, तो बीजेपी अपनी इस हार को खत्म करने के लिए, अपनी इस हार के सिलसिले को, या जो बीजेपी को 2014 के बाद से बड़ी जो जीत मिल रही थी, उस जीत को कंटिन्यू रखने के लिए एक बार फिर से हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। और क्योंकि बीजेपी बैकफुट पे, इसलिए बीजेपी अब एकता की बात कर रही है। राजनीतिक तौर पर इसका ये जो है नारा उछाला जा रहा है। अब इसका जो तीसरा पक्ष है, तीसरा पक्ष ये भी है कि वास्तव में इसमें कोई दो राय नहीं, राहुल गांधी लगातार हिंदुओं को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। आज भी उनका एक वीडियो आया जिसमें वो दलितों का खाना बाकी लोगों से अलग बता रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, मैंने खुद कई दलितों के घर, मेरे दलित मित्रों के घर खाना खाया। जो हम रोटी खाते हैं वही रोटी, जो चावल खाते हैं, जो दाल खाते हैं वही खाना वो भी खाते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी खाने को भी दलितों के आधार पर और बैकवर्ड और फॉरवर्ड के आधार पर खाने को भी बांट रहे हैं। तो राहुल गांधी की जो राजनीति है उससे निपटने के लिए इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी को लगता होगा कि हिंदुओं को एक बार फिर एकजुट करने की जरूरत है, जैसे राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद हिंदुओं को एकजुट किया गया था। तो 3 पक्ष हैं कुल मिलाकर कि बीजेपी वास्तव में जो है चाहती है हिंदू एकजुट हों। दूसरा यह है कि बीजेपी क्योंकि हार रही है इसलिए बीजेपी ऐसा करने की कोशिश कर रही है। और तीसरा पक्ष विरोधियों को यह खराब लग रहा है कि योगी, मोदी और भागवत एक पेज पे कैसे हैं। तो आज दो टूक में इस सब पे चर्चा करेंगे और आज हम इसी पर आज हमारी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। एकता का संदेश, किसे परहेज। इससे पहले कि आगे बढ़े, इस पूरे मसले पर डॉक्टर मोहन भागवत का बयान सुनना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सुनना चाहिए, और साथ साथ इसको लेकर जो राजनीति हुई उन तमाम बयानों को आपको सुनवाता हूं। उसके बाद आज के मेहमानों से आपका परिचय करवाऊंगा। देखिए जरा। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से, प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। समाज में सबके मन में एक दूसरे के प्रति सद्भावना, आत्मीयता चाहिए। यह वातावरण उत्पन्न करना पड़ता है, वैसा व्यवहार होना चाहिए। समाज के सब क्रियाकलापों में व्यक्ति से लेकर समूह तक सर्वत्र आचरण का अनुशासन होता है, कानून होता है, संविधान होता है, भद्रता के संकेत होते हैं। एक दूसरे को कष्ट न हो ऐसा रहना पड़ता है। कांग्रेस सरकार बनाने का सपना देख रही है। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो।
इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। 10 साल के बाद भी मोहन भागवत को लग रहा है कि भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। सुनो मोहन भागवत, ना भारत के हिंदुओं को खतरा है, ना भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हाँ, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। ओवैसी के डीएनए में ही भारत का खतरा है, भारत के लिए खतरा है। क्योंकि मोहन भागवत जी ने जो बात कहा वो 200% सही कहा कि हिंदुओं को अब समय आ गया है एकजुट होने का। क्योंकि ये ओवैसी जैसे जितने लोग हैं, वो कोई कहते हैं 800 साल का मेरा रहा है राजपाट, फिर मैं आऊंगा। ओवैसी इस पर क्यों नहीं बोलते? और एक चीज और जान ले, देश का लोकतंत्र ओवैसी तभी तक सुरक्षित है जब तक यहां पर सनातनियों का बहुमत है। बटे बांटने का काम तो आपका रहा है, और अब आपको काहे फिक्र हो रही है? इसलिए कि सब संगठित हो रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है, जो राष्ट्र को प्यार करता है वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में, जो राष्ट्र को प्यार नहीं करता, भाजपा को प्यार करता है, वो उनके साथ रहेगा। देश की एकजुटता का मतलब भारत की 140 करोड़ जो जनता है उसकी एकजुटता है, जिसके लिए आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाजमी है। तो तमाम आपको मैंने बयान सुना। दिलचस्प बात क्या है कि दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब एकता की बात की थी, उन्होंने समाज की बात की थी, किसी धर्म की बात नहीं की, किसी के विरोध में बात नहीं की। योगी आदित्यनाथ ने भी देश की बात की थी, देश की एकता की बात की थी। और मोहन भागवत ने, उन्होंने भी देश के लिए एकता की बात करी। अब सवाल यह है कि देश के लिए, समाज में एकता, देश में एकता की बात पर इतना हंगामा क्यों है भाई? इसी सब पे आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज 4 मेहमान जो आज की डिबेट में जुड़ रहे हैं, आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ तौहीन सिन्हा जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं तौहीन सिन्हा। अजय वर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं अजय वर्मा जी। मेरे साथ हाजी मेहराद्दीन रंगरेज साहब जुड़े हुए हैं, AIMM के वो प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ रतन शारदा जी जुड़े हुए हैं। रतन शारदा जी लेखक हैं, विचारक हैं, RSS मामलों के जानकार हैं। RSS पर उन्होंने किताब पुस्तकें भी लिखी हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत मैं हाजी मेहराद्दीन साहब आपसे करता हूं। आखिर जो मोहन भागवत जी का बयान था, उन्होंने कहा देश के लिए एकजुट होने की बात की, देश की सुरक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की। इसमें ऐसा कौन सा बुरा लग गया, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि जो है असदुद्दीन ओवैसी ने पूरा मोर्चा खोल दिया? देखिए, देश तो एकजुट है, जब तो हमारा भारत देश है। ये बार बार कहना एकजुट हो जाओ, ये एक मैसेज है एक तबकों को एकजुट करने, 80% लोगों को एकजुट करने का और 20% को सेकंड क्लास सिटीजन बनाने। ना तो हिंदुस्तान में कोई मुसलमान खतरे में है, ना कोई हिंदू खतरे में है। अगर खतरे में कोई
बार बार कोई खतरा अगर किसी से है तो वो मोदी जी और आरएसएस से खतरा है देश में लोगों को, जो बांटने की राजनीति करते हैं, जिनकी राजनीति ही कमंडल की राजनीति है। उनका पता नहीं, जो उनका शुरुआत हुई राजनीति की, उनकी 2 सीट थी 1980 में जब भाजपा बनी। उसके बाद इन्होंने मंडल कमंडल की राजनीति करनी शुरू कर दी, कमंडल की सामाजिक ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू कर दी। उसकी ब्याह पे लगातार इनका ग्राफ बढ़ता चला गया। तो इस तरीके से, और बार बार जो आरएसएस के मोहन भागवत साहब, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने 53 साल तक देश का झंडा नहीं लहराया अपने अपने राष्ट्रीय कार्यालय में। हाजी साहब पर आप कब बोलेंगे? हाजी मेहराजुद्दीन, एक मिनट रुकिए। मैं इधर उधर बाकी सब, क्योंकि 1 घंटे का डिबेट है, मैं इधर उधर भी जाने की आपको अनुमति दूंगा। मेरा पहला सवाल जो है ना, मैं पहले सवाल में क्योंकि बना रहना चाहता हूँ। आपने कहा कि खतरा है, वो भी आपसे जानने की कोशिश करूंगा। आप कह रहे हैं 80% को। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या, अगर मान लीजिए, हालांकि मैंने जितना बयान सुना योगी आदित्यनाथ का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनके बयानों में कहीं किसी धर्म की बात नहीं थी। योगी और डॉक्टर मोहन भागवत ने जो कहा, उन्होंने हिंदू की बात जरूर की, लेकिन उन्होंने देश के लिए एकजुट होने की बात करी। तो वो तो देश के लिए एकजुट होने की बात कर रहा है। अगर देश के लिए अगर 80% भी एकजुट हो जाता है, अगर डॉक्टर मोहन भागवत को लगता है वो हिंदुओं के नेता, वो हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं, तो आप देश के लिए 20% को एकजुट कर लीजिए, किसने रोका है? लेकिन जब आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी, जब जो आप 20% कह रहे हैं, जब अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए 20% को एकजुट होने के लिए कहते हैं, तब क्या होता है? मतलब अगर वो कहें तो गलत है, और अगर आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब कहे तो वो सही है। मैं उनका बयान पढ़ के सुना देता हूं आपको, अगर दिख नहीं रहा होगा, दर्शकों की जानकारी के लिए। ओवैसी ने यूपी के मुसलमानों से राजनीतिक ताकत के रूप में एकजुट होने का आग्रह किया। यह 19 दिसंबर 2021 का मेरे पास खबर है। और एक और खबर आपको बताता हूं, वो पढ़ रहा था, बहुत बड़ा आर्टिकल था, उसका मैं प्रिंट आउट नहीं ले पाया हूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। 1 सितंबर 2016 कैरवा मैगजीन के अंदर बाकायदा असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर बड़ा लंबा चौड़ा एक उनका चुनावी, उनकी यात्रा के साथ उनका इंटरव्यू था, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि बंटवारे के बाद जो मुसलमान भारत में रह गए वो नेतृत्व विहीन हो गए, और इसीलिए इन बटे हुए मुसलमानों को एकजुट करना चाहते हैं। तो भारत में बंटवारे के बाद जो मुसलमान रह गए, क्योंकि उनका नेतृत्व तो जिन्ना तो चला गया, तो अब वो चाहते हैं कि जितने लोग यहां रह गए हैं उनको एकजुट किया जाए, उतने मुसलमानों को एकजुट किया जाए। तो आप तो राजनीतिक कारणों से मुसलमानों को एकजुट करना चाहते हैं, उसमें कोई ऐतराज नहीं दिखता किसी को, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं लगती। लेकिन अगर डॉक्टर मोहन भागवत कहते हैं देश के लिए एकजुट हो जाओ, तो उसमें आपको आपत्ति हो जाती है। ऐसा कैसे चलेगा भाई? देखिए अशोक जी, आपने बड़ा अच्छा सारा विश्लेषण करके बताया। आप ये बताइए, भाजपा अपना कहती है कि हम देश की सबसे बड़ी पार्टी है। सर, आप उनसे ये पूछिए, उनकी पार्टी में एक भी कोई विधायक, सर, रंगरेज साहब, कोई कैबिनेट सुनिए ना, रंगरेज साहब सुनिए तो सही, रंगरेज साहब सुनिए तो सही ना। मैंने आपसे कहा, आपको राजनीतिक तकरीरें करने के लिए मैं अलग से वक्त दूंगा। मैं ना शुरू में अपने डिबेट को ना इधर उधर नहीं जाने देता हूं, और मेरा प्रोग्राम लोग इसीलिए पसंद करते हैं। वो लोग मेरा प्रोग्राम जो देखते हैं वो यही कहते हैं कि भाई अच्छा करते हैं आप, जो पिन पॉइंटेड सवाल। मेरा पिन पॉइंट सवाल है, देखिए, क्योंकि आपको मैं बाद में अलग से 4-5 मिनट दूंगा, राजनीतिक तकरीर करिए, बीजेपी में क्या नहीं है क्या नहीं, सबको कोसिए। लेकिन मेरा छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब आप करेंगे मुसलमानों को एकजुट करने के लिए तो वो सही हो जाएगा, और मोहन भागवत कहेंगे देश की रक्षा के लिए एकजुट हो जाओ तो वो गलत हो जाएगा। आप राजनीति करेंगे सही हो जाएगा। मुझे दोनों का अंतर तो बताइए ना, मुझे समझाने की कोशिश कीजिए। मैं बता देना चाहता हूँ, मुसलमान की वोट तो सब लेना चाहते हैं। अगर आप बिना मेरे को अपना टोके टाके की, अगर आप मेरी पूरी बात रखेंगे तो मैं सारा आपकी बातों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। आपने कहा कि इस तरीके का, जो हमने कहा कि हमारी पॉलिटिकल जितनी भी पार्टियां, लोग हैं जो भर भर के हमारी वोट लेती हैं, जब मुसलमानों पे कोई जुल्म होता है या उनके घरों पे बुलडोजर चला जाता है या एनकाउंटर किया जाता है, तो तब ये जितनी भी सेकुलर पार्टियां, हमारी मस्जिदों को शहीद किया जाता है, हमारे खिलाफ कानून बनाए जाते हैं, तो ये सेकुलर पार्टियां कहीं कुछ नहीं करती। तो हमने लोगों से, हम तो कह रहे हैं आज भी, हम तो खुला दिल रख के और बड़ा दिल रख के, जो हम तो चाहते हैं हमारे लोग जो हैं वो नेता बने। हमारे बैरिस्टर साहब का कहना यही है कि लोग अगर मुसलमान नेता होंगे, चुनाव लड़ेंगे, जब उन्हें और पॉलिटिकल पार्टियों में लगातार उनके टिकट काटे जा रहे हैं, उनको जो है लीडरशिप में नहीं आने देना चाहते, उनको दरकिनार किया जा रहा है, अगर हम उनको अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाकर अगर उनको विधायक, सांसद और बनवा सकते हैं, तो उसमें किसी को क्या ऐतराज होना चाहिए। मगर आरएसएस में और हमारे में एक फर्क है अशोक जी,
हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो एक रजिस्टर्ड भी नहीं है उनकी तो संस्था कोई। तो उस तरीके से आप जो है उनका बयान और मतलब आप ये कह रहे हैं राजनीतिक पार्टियों को, ठीक है मैं समझ गया, आप जो कहना चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों को अपने वोट के लिए एकजुट करने का अधिकार है राजनीतिक पार्टियों को। और दूसरी बात जो आपने कही, आपकी तकलीफ, मुख्यतः तकलीफ जो है सेकुलर पार्टियों से, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों से है, जिसमें कांग्रेस, इंडिया अलायंस की तमाम पार्टी आती है, क्योंकि वो मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाते, इसलिए आप मुसलमानों को एकजुट करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, आपने अच्छा हुआ बड़ी क्लैरिटी से बात करा, क्योंकि आप मुसलमानों को इसलिए एकजुट करना चाहते हैं क्योंकि बाकी इंडिया अलायंस और बाकी जो गठबंधन के लोग हैं वो दरअसल मुसलमानों के लिए हक में नहीं बोलते। तो अजय वर्मा जी, आप लोग मुसलमानों के हक में बोलते नहीं, इसीलिए एएमएम को जो है आकर जो है उनके पक्ष में बोलना पड़ता है, इसलिए वो कह रहे हैं मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि आप लोग उनके साथ छलावा करते हैं। जो ओवैसी साहब की मुख्य पीड़ा है वो इस बात की है। देखिए अशोक जी, ये हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक कंट्री है और यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबको समानता का अधिकार भारत का संविधान देता है। और बड़ी अच्छी बात है, हर आदमी, ओबीसी जी अपनी रणनीति बनाए और लोग अपनी रणनीति बनाए। हम अपनी रणनीति की बात करते हैं, अपनी रणनीति बनाते हैं, अपनी पार्टी की बात करते हैं और हिंदुस्तान के लोगों की, ओबीसी की, एससी की और उन दलित पिछड़े के और वंचितों की बात करते हैं जो पिटे हुए हैं। अब ओबीसी साहब का क्या है ये तो ये जाने, लेकिन जो लोग चर्चा करते हैं, जो लोग बताते हैं, जो लोग कहते हैं, जो लोगों में मैसेज है कि ओबीसी और इनके भाई कभी भी कुछ बोल दें, इनके ऊपर ना तो कभी अरेस्टिंग होती, ना कार्यवाही होती, ना इन्हें भेजा जाता जेल, और बैकडोर से पता नहीं सरकार फंडिंग करती है या कैसे करती है। ये इनको एक एजेंडा है हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, शमशान कब्रिस्तान, और ये एजेंडा भागवत साहब एंड पार्टी हिंदू हिंदू और ये मुस्लिम मुस्लिम। तो भारत का जो सोशल फैब्रिक है और जो भाजपा का एजेंडा है वो ये चाहते हैं कि ये चीजें आगे बढ़ें, क्योंकि मुद्दों पे फेल हैं। रोजगार की बात करेंगे तो नहीं होती है चर्चा, व्यापार की बात करेंगे, जीएसटी की बात करेंगे, बेटियों की सुरक्षा की बात करेंगे, भारत के लोन की बात करेंगे, जीडीपी की करेंगे, भारत में मित्रों को करोड़ों अरबों रुपए माफ कर देंगे, भारत का प्रति व्यक्ति बच्चा 1.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति कर्जदार हो रहा है। तो इन सब चीजों पे इसलिए चर्चा नहीं करेंगे कि बयान देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी, देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बटेंगे तो कटेंगे। बहुत अच्छा बयान है हिंदुस्तान में। प्रधानमंत्री कहेंगे कि जो बटेंगे, दूसरे लोग जो बांटेंगे वो महफिल सजाएंगे। इतना मतलब, अब आप सोचिए महफिल कौन सजाता है इसमें। मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, मैं बताता हूँ जो योगी जी, सुनिए तो सही, मैं योगी जी ने क्या कहा। योगी जी ने कहा देश के लिए, और ये सही बात है, जब बटे थे तो भारत और पाकिस्तान बट गए, भारत का बंटवारा हो गया, है ना, यही तो उन्होंने कहा। उन्होंने थोड़ी कहा हिंदुओं को कि कटोगे तो बटोगे, उन्होंने कहा देश के लिए एकजुट हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समाज के लिए एकजुट, और डॉक्टर मोहन भागवत ने क्या कहा, उन्होंने भी यही कहा कि भाई राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एकजुट हो जाओ। उसमें आपको राष्ट्र की सुरक्षा से खतरा लगता है? मैंने तो योगी जी के बयान को ना तो मैंने आपसे कुछ कहा, बता रहा हूँ कि जो आपने सुनाया उसी को मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो मैं आपसे वही पूछा, उसमें आपत्ति क्या हो सकती है किसी को? अगर मैं भी कहूँ कि देश की सुरक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए, अजय वर्मा को, अशोक श्रीवास्तव को, जो चारों लोग हम यहाँ बैठे हैं, हम चारों, सुनिए तो सही, मेरी बात सुनिए ना, हम यहाँ 4 लोग बैठे हैं, चारों लोग अलग अलग विचारधारा के, 4-5 लोग हैं टोटल मुझे मिलाकर, 5 लोगों की अलग अलग सोच हो सकती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई देश की सुरक्षा के लिए, देश के लिए एकजुट हो जाओ, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसमें बिलबिलाहट क्यों हो रही है? मैंने तो, कौन बिलबिला रहा है इसमें? तो आप बेचैन हो रहे हैं, अरे कर रहे हैं। मैं बेचैन नहीं हो रहा सर, अभी आपका बयान, मैंने अभी आपके तिवारी जी का बयान सुनवाया, वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस वाले ही देश के लिए करते हैं, बाकी तो सब देशद्रोही हैं। देशद्रोही का आप लोग सुनो ना, सुनिए तो, अभी आप लोग कहते थे, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अपनी रणनीति अपनी पार्टी बना रहे हैं आप। अरे बाबा, रणनीति बनाइए ना, रणनीति बनाइए ना, कुछ कहेंगे तो वो गलत है। अरे रणनीति बनाइए, आपको रणनीति, सुनिए ना अजय वर्मा जी, रणनीति बनाने से कौन रोक रहा है? लेकिन अभी प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे कि सिर्फ इंडी गठबंधन के लोग ही देश के लिए सोचते हैं, तो मतलब बाकी लोग जितने हैं वो सब देशद्रोही हो जाते हैं। आजादी में कौन सा जेल आदमी गया था, कौन सा योगदान था? अरे कांग्रेस के कितने लोग गए थे बताइए ना, कांग्रेस के कितने लोग, एक आदमी बताइए जो कांग्रेस का जिसने जान दे दी हो। अरे छोड़िए ना, छोड़िए मेरी बात, मुझे, अरे वो कैसी जेल में थे मैं वो डिबेट नहीं करना चाहता, मेरा आज का विषय नहीं है। लेकिन कितने लोग कांग्रेस के, कितने लाला लाजपत राय को छोड़कर कितने कांग्रेस के लोग जो मरे थे आजादी की लड़ाई में?
थोड़ा सा आ जाइए। अरे बताइए सर, लाला लाजपत राय को छोड़कर कांग्रेस के एक नेता बताइए जो अंग्रेजों की गोली से मर गया हो, लाठी से मर गया हो। भागवत जी के बयान पे आइए। अरे सर, अच्छा आप कह रहे हैं, ठीक है, भागवत जी अब मैं भागवत, मुझे मालूम है क्योंकि नाम आपके पास नहीं है, इसलिए मैं भी चाहता हूँ भागवत जी के बयान पर चर्चा हो, पर बयान से आप इधर उधर भाग रहे थे। आप देखिए, आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नहीं है जो आप क्वेश्चन पूछेंगे। मैं अरे सर, आपको बुलाए सवाल पूछने के लिए, मैं वाइस चांसलर थोड़ी हूँ, मैं एंकर हूँ, एंकर होकर सवाल पूछूंगा, जो जायज सवाल होंगे उनका मैं जवाब अच्छा ठीक है। अच्छा तो अगली बार डिबेट से पहले आपके पास एक क्वेश्चन आंसर भेजा करूंगा कि अजय वर्मा जी, माननीय अजय वर्मा जी, आज के मेरे ये सवाल है तो जिनको आप जायज टिक मार्क करेंगे वही आपसे पूछूंगा, बाकी सवाल आपसे नहीं पूछूंगा। मैं कह रहा हूं कि संसार में 196 कंट्री यूएन जिनको मान्यता मिली हुई है। भारत को, मैं, भागवत जी बड़े पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, वो कह रहे हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। अगर कागज है और भारत एक हिंदू राष्ट्र, तो कोई कागज आप पे अशोक जी है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र संवैधानिक तौर पर या दर्जा मिला हुआ यूएनए से? तो अगर वो ये कहते हैं तो क्यों ना उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। ठीक है, अगर वो संवैधानिक देश है तो कोई कागज तो दिखाएंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत का संविधान ये कहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी। फिर मैं दूसरी बात कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जो 2000, मैं भी हिंदू हूं, आप भी हिंदू हैं और भी हिंदू है। हिंदू एक विचारधारा है, हिंदू लोग हैं, धर्म है। मैंने कहा 14 से तो प्रधानमंत्री फुल मेजोरिटी में थे, 19 में फुल मेजोरिटी में थे, अब भी आपकी सरकार है। तो अशोक जी, इस भारत को सबसे पहले आप जैसे लोग और भागवत जी जैसे लोग, अगर उनमें ताकत है तो हिंदू राष्ट्र घोषित करा दीजिए, हिंदू राष्ट्र घोषित कराइए इस भारत को। मैंने, सुन लीजिए, एक डिबेट में एक राष्ट्र के बड़े चैनल पे मांग करी थी और सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ थे और एक गोदी मीडिया की एंकर थी। मैंने ये बात कही कि मोदी जी इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। तो अरे ये कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता बांटने की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। अजय वर्मा ने कही तो तोड़ने की बात कर रहे हैं। अजय वर्मा जी सुनिए ना, आप कौन से गोदी, आप सुनिए ना, आप कौन से गोदी मीडिया में जाकर किसकी गोद में बैठते हैं, किसके साथ डिबेट करते हैं, किसके साथ, वो मेरा विषय यहाँ का नहीं है। मैं अपने विषय पे करूंगा क्योंकि मुझे पता है इस देश में कौन गोदी मीडिया है, कौन असली गोदी मीडिया है, कौन चरण चुंबक है, कौन यहाँ पर जो है कौन कौन सा क्या मीडिया, वो सब उसमें मत जाइए, मैं उस पर डिबेट नहीं करना चाहता। लेकिन मैं, आपने जो कहा, आपने जो कहा कि हिंदू राष्ट्र वाला, वो मैं सवाल आगे बढ़ाता हूं। लेकिन मोटे तौर पर मैं सिर्फ एक नतीजे पे पहुंचा हूं कि मतलब एक मिनट रुकिए ना, मुझे आगे बढ़ता हूं, मैं फिर आता हूं ना, केवल 10 सेकंड। एक चीज और कही थी भागवत जी ने, आपने दिखाया नहीं, वो सारे चैनलों पे मैं कटिंग भेज रहा हूं कि भगवान बचाने नहीं आएंगे हिंदुस्तान के लोगों से। कि अगर आप लोग, उन्होंने कहा था भगवान बचान, आप सुन लेना उनका सारा बयान। अरे भैया, इसका मतलब आपको भगवान में भी विश्वास नहीं है। राम के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, चंदा करते हैं, राम के नाम पे दिक्कत पता है क्या है अजय जी, दिक्कत पता है क्या है अजय जी? अच्छा ओके, चलिए अब मैं अगले मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन आपको एक दिक्कत बताए तो दिक्कत ये, आप लोग ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो, आपने पूरा, अब सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए, अब सुनिए, अब हो गया, आवाज नीचे, हो गया, मुझे आगे बढ़ना है। मेरा अजय वर्मा जी 1 to 1 नहीं, आवाज नीचे, ये 1 to 1 नहीं है अजय वर्मा जी। अभी मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना है, लेकिन मैंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इसलिए कहा क्योंकि आप अधूरा ज्ञान पढ़कर आते हैं। डॉक्टर मोहन भागवत का पूरा बयान ये है कि पांडवों भी चाहते तो उसी समय धर्म की स्थापना हो जाती, क्योंकि भगवान के लिए तो बड़ा आसान है, लेकिन भगवान उनकी मदद करता है जो खुद खड़े होते हैं। उन्होंने कहा जब पांडवों ने जब धनुष उठाया, जब वो युद्ध क्षेत्र में आए, तब भगवान श्री कृष्ण उनकी मदद के लिए आए, नहीं तो वो चक्र चलाते सब हो जाता। उन्होंने ये कहा कि भगवान भरोसे नहीं बैठना चाहिए, और कर्म करने की बात ये किसको नहीं पड़ा। अगर आप भी बैठ जाइए भगवान भरोसे, तो खाना आपको भगवान खिला देगा। रुकिए, अब खाना आपको भगवान खिला देगा? खाना खाने के लिए भी मेहनत, हाथ चलाना पड़ता है सर। भगवान देता खाना, ऊपर वाले देता आपको, मेरे को, जितने लोग बैठे हैं, लेकिन उसके लिए हाथ चलाना पड़ता है, मुंह भी चलाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि खाना अपने आप मुंह में पहुंच जाता है। तो रुकिए, मेरा वो विषय नहीं है, लेकिन मैं आ रहा हूं, मैं रतन शारदा जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है डॉक्टर मोहन भागवत का बयान, उसके बाद मैं तुहिन जी आपके पास आऊँगा कुछ राजनीतिक सवाल लेकर। लेकिन पहले जो बात है वो ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने हिंदू राष्ट्र का, उनको आपत्ति इस बात से है
हालांकि मैं अभी तक सुबह तक सुन रहा था एकता से आपत्ति थी, लेकिन अभी मेरे इस पूरी डिबेट में पूरा का पूरा रंग बदल गया है। कांग्रेस के नेता कुछ कह रहे हैं, एएमएफ वाले भी कुछ कह रहे हैं। अभी तक सुबह तक जो मैं डिबेट सुन रहा था वो अलग डिबेट जा रही थी। अब ये हो रहा है हिंदू राष्ट्र पे आपत्ति है, एकता पे आपत्ति नहीं है, क्योंकि किसी ने पूरा बयान ही नहीं पढ़ा। उन्होंने तो देश के लिए सुरक्षा एकजुट होने के लिए कहा था। तो अब ये नई राजनीति शुरू हो गई है, क्या कहेंगे आप सर? देखिए अशोक जी, पहली बात तो यह है कि जो मोहन भागवत जी ने कहा, ये 100 साल से संघ कह रहा है, आज नहीं कह रहा। 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने कहा यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। मैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ये कहता हूँ छाती ठोक के कि वो हिंदू राष्ट्र है। उसके और ये भी कहा कि हिंदू समाज नहीं सुधरेगा, हिंदू समाज एक नहीं होगा, हिंदू समाज अपनी कमियां दूर नहीं करेगा, चाहे जाति पाति, चाहे भाषावाद है, चाहे पंथवाद है, अगर उसको नहीं छोड़ेगा तो भारत आजाद होगा। तो ये भारत के अंदर जैसा राज्य चाहिए वैसा नहीं बनेगा। इसके लिए पहले अपनी कमियां पूरी करो, तभी देश की स्वतंत्रता का लाभ होगा। इसमें क्या गलत था? आज जो लोग कह रहे हैं जात पात है, हिंदू धर्म में ये समस्या है, वो समस्या है, यही सब कह रहे हैं ना कांग्रेस वाले, डीएमके वाले। और अगर उस समस्या को दूर करने के लिए मोहन भागवत जी कह रहे तो उनको खुश होना चाहिए, उनको संकट क्या है? और तीसरी बात, हिंदू राष्ट्रीय सांस्कृतिक और भौगोलिक कल्पना है, ये कोई पंथवाद की कल्पना नहीं है। हिंदुत्व ये विचारधारा है, जैसे खुद इन्होंने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। और अगर भारत की चरित्र क्या है, भारत के चरित्र की जो विशेषताएं हैं वो हिंदू विशेषताएं हमारे जो आक्रामक थे उन्होंने दी थी। जब हम कहते हैं कि एकम सत्य विपरा बहुधा वदंती, और हर सत्य एक ही जगह जाता है, ये किसने कहा? ये हिंदू धर्म ने कहा। क्या इन्वेडर ने ऐसा कुछ कहा? हमारे आक्रांताओं ने कभी कहा कि आपका धर्म भी सही है, मेरा भी धर्म सही है? उन्होंने कहा, अगर उन्होंने तलवार की जोर पे जिन्होंने कहा हम नहीं बदलेंगे उनको काटा। 8 करोड़ के आसपास हिंदू कट गए उस समय, पिछले इतने आक्रांताओं के समय। हमारे कान में ये भरा गया कि तुम्हारा धर्म निकम्मा है, तुम्हारे धर्म ने कोई तरक्की नहीं की। हमारी मूल समस्या क्या है? पर 15 अगस्त 1947 को बना, या अनंत राष्ट्र है, या जितने बैठे हैं, कोई मुझे जवाब दे दे कि भारत 15 अगस्त 1947 का राष्ट्र बना या भारत पहले से राष्ट्र था? नहीं, लेकिन रतन जी वो ये कह रहे हैं कि भाई संविधान में तो नहीं लिखा ना कि हिंदू राष्ट्र है। तो अजय जी तो ये तक कह रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र कह दिया तो उसके लिए मुकदमा तक हो जाना चाहिए। भाई अगर कांग्रेस ने कहा कि राम कहीं पैदा हुए ही नहीं थे, राम तो काल्पनिक है, वो किस किताब में लिखा था? और दूसरी बात, ये विचारधारा है, हमारी विचारधारा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, और भारत अपने हिंदू राष्ट्र के चरित्र पर चलेगा, सबको समावेशित करेगा, सबको साथ लेके चलेगा, तो देश की तरक्की होगी। कौन सा ये हमारे पास जो आए थे आक्रांता, किसने कहा कि तुम्हारा धर्म मेरे धर्म के समान है? ये क्या या योर वे और योर हाईवे, ये माई वे और हाईवे, ये कहा सभी ने? ठीक है, ये तो हमने तो ये नहीं कहा। तो अगर भारत को एक रहना है, भारत को अगर तरक्की करनी है, तभी होगी जब सब एक दूसरे के लिए, हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे, प्रकृति की इज्जत करेंगे, समाज के हर वर्ग की इज्जत करेंगे। वो कौन करता है? हिंदू धर्म करता है। इसलिए हर धर्म पंथ का आदमी जो यहाँ आया, उसका शरण मिली, और आसपास के किसी राष्ट्र में, किसी इस्लामिक देश में माइनॉरिटी को एक्स्ट्रा हक है क्या जो हमारे देश में है? कहीं पर भी नॉन इस्लामिक जो व्यक्ति है उसको वहां पर एक बराबर के हक है कि नहीं? मुझे बताइए। ठीक है, मैं उस पर आऊंगा, मैं उस पर आऊंगा। थोड़ा इसकी टाइमिंग पर भी जरूर चर्चा होनी चाहिए। पूरा जो बयान आया, तो तुहिन सिन्हा जी, सवाल यह है कि ये जिस समय बयान आ रहा है, चाहे मैं डॉक्टर मोहन भागवत का बयान हो, प्रधानमंत्री का बयान हो, या कुछ दिन पहले जो है योगी आदित्यनाथ जी का बयान हो, इसका पूरा जो राजनीतिक निचोड़ निकाला जा रहा है, वो राजनीतिक निचोड़ ये है क्योंकि बीजेपी 24 के चुनाव में 400 पार का नारा दिया था, 270 भी नहीं आए, 240 पर आप लोग टिक गए। उसके बाद जब हरियाणा में बीजेपी साफ होती दिख रही है, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। तो कुल मिलाकर इसका एक निहितार्थ ये निकाला जा रहा है कि अब क्योंकि बीजेपी लगातार हार रही है, इसलिए अब एकजुटता की याद आ रही है आप लोगों को। नमस्ते अशोक जी, सबको नमस्ते। देखिए, जो बातें कही जा रही हैं वही दरअसल हमारी मूल विचारधारा है। और यदि प्रधानमंत्री मोदी जी, यदि मोहन भागवत जी, श्रद्धेय मोहन भागवत जी या योगी जी उसको याद दिलाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये सभी कार्यकर्ता को, सभी देशवासी को सही दिशा में आगे ले जाने की एक प्रयास है, जिसका स्वागत होना चाहिए। इस देश में आपने देखा होगा कि पिछले 1.5-2 वर्षों में किस प्रकार से अनेक दिशाओं से सनातन धर्म पर प्रहार हुआ है। एक तरफ जहां डीएमके इरेडिकेट करना चाहती थी,
तो वहां पर भी जो है कांग्रेस जो है बिल्कुल चुप्पी, जो कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस कहते हैं, उसको बढ़ावा दे रही। दूसरी ओर IUML जो है राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर कसरगोड में पिछले साल एक बड़ा प्रोसेशन, एक बड़ा जुलूस निकालती है, जिसमें कि हिंदुओं को मंदिरों के बाहर मारने की धमकी दी जाती है। यहां पर भी कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस हमने देखा। लव जिहाद का विषय, तीसरा विषय मैं कह रहा हूं, लव जिहाद पर आज कितने सारे जो है कोर्ट के जजमेंट्स आ चुके हैं। आज ये एक मिथ्या भ्रम नहीं है। उत्तर प्रदेश से लेकर केरल से लेकर तमाम कोर्ट जजमेंट्स प्रमाणित करते हैं कि यह भी एक सत्य है, ये प्रहार है सनातन धर्म पर। चौथा, आपने पिछले हफ्ते देखा होगा समाजवादी पार्टी का एक MLA है महबूब अली, वो अब डेमोग्राफी वॉर, जो जनसांख्यिकी युद्ध हो रहा है, अब ये लोग खुलकर उसकी बात, उसका समर्थन करने लगे हैं। खुलकर वो चुनौती दे रहा है कि 2027 तक हमारी आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि हम देखते हैं रुकिएगा हाजी मेहरुद्दीन, रुकिएगा हाजी साहब, रुकिएगा। आप तो म्यूट पर हैं, मैं आपको मौका दूंगा, म्यूट पर है आप, रुकिए। और पांचवा, जिस प्रकार से कास्ट सेंसस की एवज में हम देख रहे हैं कि अग्निवीर स्कीम तक को नहीं छोड़ा गया, वहां पर भी राहुल गांधी इतने बाहियात स्टेटमेंट देते हैं कि जो अफसर है वो ऊपर बड़े कास्ट के आएंगे और जो अग्निवीर है वो छोटे कास्ट के आएंगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी उनको दुत्कारा था, उनको एक आगाह किया था। तो इस प्रकार से 5-6 तरीके से हमने देखा है कि एक तो सनातन धर्म को बांटने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, अगर हम नेशनल सिक्योरिटी के विषय पर आए तो आप देखिए, एक और जो है, जो हम मानते हैं कि टेररिज्म को विश्व से समाप्त करना चाहिए, वहीं एक छोटा तबका ऐसा भी अब देश में है जो नसरुल्लाह की मृत्यु पर शोक जो है व्यक्त करते नहीं थकता है। एक ऐसा तबका भी है जो कि बार बार जो है इशारों में हमास का समर्थन करता है। खालिद रशीद या जो हमास के एक चीफ थे, उसको उनको एक संबोधन का ऑनलाइन मौका मिलता है केरल के ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में। रुकिएगा। तो इन सभी बातों से आप समझ सकते हैं कि कितना आवश्यक है हिंदू समाज को संगठित रहना और देश को संगठित रहना। हिंदू समाज पर दायित्व इसलिए बढ़ता है क्योंकि 80% हमारी है आबादी है, और ये निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी हिंदू समाज की। ओके, मैं अजय वर्मा जी आऊँगा, आपके पास आऊँ, उससे पहले मैं हाजी साहब के पास जा रहा हूँ, वो कुछ बोलना चाह रहे थे। लेकिन हाजी साहब, एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, जो बात अभी तुहिन सिन्हा जी ने उठाई। भाई आप लोग तो मतलब मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि अगर कोई बयान दे रहा है कि देश की सुरक्षा के लिए एक हो जाओ, तो उस आपत्ति जताने वाला वो व्यक्ति है जो संसद में फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाता है। फिलिस्तीन को लेकर के, हमास को लेकर के और हिजबुल्लाह को लेकर के देश भर में एकजुटता दिखाई जा रही है, और आप लोग उस एकजुटता दिखाने में शामिल होते हैं। आप लोग कहते हो हाँ एकजुटता दिखानी चाहिए, तो आप तो एकजुटता दिखाओगे फिलिस्तीन के मुसलमान के लिए भी, आप एकजुटता दिखाओगे हमास के मुसलमान के लिए, आप एकजुटता दिखाओगे दुनिया में हर मुसलमान के लिए। तो अगर आप दुनिया के हर मुसलमान के लिए एकजुटता दिखा रहे हो, और हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर मैं बता चुका हूँ ओवैसी साहब का क्या बयान है, तो फिर क्या हर्ज है? अगर भारत में हिंदुओं को एकजुट करने की कोई बात करता है, उसमें आपत्ति क्यों है भाई? देखिए, हमारे बैरिस्टर साहब ने संसद में जय फिलिस्तीन बोला, मैं आपके चैनल पे बोलता हूँ जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन। बोलिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है उससे? नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आप सोच रहे हैं, सुनिए, आप ऐसे नारे लगा के हीरो बन जाएंगे। हीरो आप तब बनेंगे जब आप बोले जय भारत, जब आप बोले वंदे मातरम, जब आप बोलेंगे भारत माता की जय, हीरो आप तब बनेंगे। अभी जो आपने नारा लगाया ना, अभी जो आपने नारा लगाया जय फिलिस्तीन, आप लगाइए, आप लगाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुहिन जी, ये ऐसे नारे लगाकर, पहले सुनिए तुहिन जी, रुकिए एक मिनट, मैं कह रहा हूं ऐसे नारे लगाकर ये कार्टून लग रहे हैं। आप कार्टून लग रहे हो सर, 2 बार और लगाइए। मैं कह रहा हूं कार्टून लग रहे हो आप, और भारत माता की जय बोलोगे ना तो लोग कहेंगे कि हाजी रंगरेज जिंदाबाद। अभी आप कार्टून लग रहे हो, आप अभी ऐसा लग रहा है मिक्की माउस वाले उससे निकल, फिर लगा दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा मुझे? सर 2 बार और लगाइए ना। अरे सुनिए हाजी मेहरुद्दीन, 2 बार और लगाइए, 2 बार और लगाइए। अरे अपना कार्टून बना दिखाइए, 2 बार और लगाइए। आप करिए ना, आप 2 बार और लगाइए। मैं तो बोल रहा हूं भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आप कार्टून बनना चाहते हैं, लगाइए। हाँ बोलिए ना, वो तो मैं तो कह रहा हूं सर, आप कार्टून लग रहे हो, कार्टून लग रहे हो। इनको पूरा स्क्रीन पे दिखाई देखो, कार्टून को हमें पूरा स्क्रीन पे देखना चाहिए। एक और कार्टून देखिए, अभी तक आपने संसद में असदुद्दीन ओवैसी नाम का कार्टून देखा, अब मैं आपको 2 टूक में कार्टून दिखाता हूं। 2 टूक में ये कार्टून देखिए, ये कार्टून, इसके ऊपर लिखिए कार्टून, देखिए
कार्टून देखिए, डीडी न्यूज में 2 टूक में कार्टून देखिए, कार्टून देखिए, कार्टून 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 कार्टून। ये मैंने आपको कार्टून दिखाया हिंदुस्तान में कैसे कैसे कार्टून है। बल्कि इसमें लिए इसके लिए अब इनका आवाज नीचे हो गया। अब इसके लिए मैं आपको बताता हूं ये दरअसल क्या है। राहुल गांधी का मैं कि राजनीति का मैं कितना विरोधी हूं, लेकिन राहुल गांधी ने एक शब्द दिया था, मैं इनके लिए वो शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कहा था नमूना। ये वास्तव में नमूना किस्म का प्रवक्ता है सर। नमूने तो आप नमूना किस्म का प्रवक्ता है। नमूना इसलिए नमूने, आप सुनिए ना, आप जय फिलिस्तीन नारे लगाते रहिए, मैं आगे बढ़ता हूं। इनकी आवाज नीचे करिए और आप सुनिए, मैं आपको दिखाता रहूंगा लगातार। आप ऐसे ऐसे करते रहिएगा, हम समझते रहेंगे कार्टून क्या चल रहा है। आप शांत रहिए, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अजय वर्मा, अभी मैंने आपको एक कार्टून दिखाया, जय फिलिस्तीन की बात करने वाला कार्टून। एक संसद में भी हमने कार्टून देखा था। ये वो कार्टून है जो यहां से लेकर जो है दुनिया भर में मुसलमानों के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद, आतंकवादी कोई मारा जाता है उसके लिए निकल कर ये लोग एकता दिखाते हैं। तो आखिर ऐसे लोगों से देश को एकजुट करने में किसी को तकलीफ क्यों ना? आपको तो साथ आना चाहिए था। कांग्रेस तो राष्ट्रवादी पार्टी है ना। देखिए 40 महीने उन लोगों के साथ मलाई खा के सरकार चलाई जाती है, देश की सरकार, उसके सहयोगी बनके, और राम माधव साहब प्रभारी होते हैं, एक वीडियो घूमता हुआ होता है, तो वही लोगों के साथ जब ये खुद ये करते हैं तब उस पर आपकी क्या राय होती है? दूसरी बात, तुहिन सिन्हा जी पढ़े लिखे विद्वान आदमी है, लेकिन कितनी वाहियात भाषा भी यूज कर रहे थे लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए। राहुल गांधी पढ़े लिखे आदमी है, आप अपने विचार रखिए, अच्छी बात है। देश के चैनल पे पता लगता है कि आपका ज्ञान कितना है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आप लेके आते हैं। हम कभी भी ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करते। हम चूंकि इनको सीख ऊपर से मिली हुई है, मुजरा कराएंगे, मंगलसूत्र छीनेंगे, चूड़ियां छीन लेंगे, तो इनके ब्लड में दोष नहीं है, ऊपर से सिस्टम चला हुआ है, इसलिए इनकी हर भाषा में आप कुछ भी बोल सकते हैं। पढ़ाई लिखाई का फर्क पड़ता है कि भाई पढ़ाई लिखाई कितना है। अब मैं आपको अशोक जी दूसरी बात बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जो सोशल फैब्रिक है। सर मेरा सवाल कुछ और था, अगर आप सवाल से बचना चाहते हो तो क्योंकि मैं आपको आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बताता हूं, सुनिए ना, मैं आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बताता हूं। अभी तक जो है, और मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं जी, पूछिए। यति नरसिम्हानंद का जो बयान था, मैं उसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं, और मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं बोल रहा हूं उनके खिलाफ जो FIR हुई, कानूनन उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे में हिम्मत है, ताकत है, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। लेकिन उसके बाद 4 अक्टूबर को अमरावती में, उसके बाद 6 अक्टूबर को सहारनपुर में, गाजियाबाद में, हरिद्वार में, हर जगह देश के कई हिस्सों में सर तन से जुदा के नारे लग चुके, और मैंने एक कांग्रेसी नेता का बयान नहीं सुना जिसने ये यति नरसिम्हानंद का विरोध कर रहे हो, करिए, बिल्कुल अच्छी बात है, मैं भी आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन एक बार किसी कांग्रेस नेता ने अगर सर तन से जुदा के नारे हिंदुस्तान में लग रहे हैं, एक बार उसका विरोध किया हो तो मुझे आप बताइएगा। इस डिबेट में मैं भी खुशी से चलाना चाहूंगा। मतलब इस हिंदुस्तान में सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, और मेरे साथ जो बैठे हैं ना हाजी मेहरादुन, वो भी वीडियो है पूरा, जब हैदराबाद में सर तन से जुदा के नारे लगे थे, और उनको जो है रातों रात जो है असदुद्दीन ओवैसी ने सर तन से जुदा के नारे लगाने वालों को पुलिस से छुड़ा लिया था, और उसके बाद वो लोग सर तन से जुदा के नारे लगाने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब को फोन कर रहे थे, भाई साहब, भाई जी, वो आपने हमें बचा लिया, शुक्रिया आपका, शुक्रिया। उनके कदमों में गिरे जा रहे थे, क्योंकि सर तन से जुदा करने वालों को, आप लोगों को मतलब ये सब खतरा नहीं लगता कि हिंदुस्तान में सर तन से जुदा के नारे लगते, और सिर्फ नारे नहीं लगते, एक गरीब जो है कन्हैया लाल को उसका सर काट दिया गया, और एक अकेला नहीं, ऐसे 3 केस हिंदुस्तान में हो गए हैं। क्या आपको नहीं लगता ये खतरा है? पूछते हैं और जब मैं जवाब देता हूं तो आप सुनते नहीं। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल पे आइए। जवाब भी तो सुना करेंगे, जवाब पे, क्योंकि आप जवाब कहीं और चले गए थे। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, बिल्कुल सुनूंगा। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, जो फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जो हमास जिंदाबाद, नसरुल्लाह के जिंदाबाद, क्या आपको ये खतरा नहीं लगता? क्या इसके लिए देश को एकजुट नहीं होना चाहिए? ये बता रहा हूं कि जो कन्हैया लाल का सिर काटा, वो भाजपा अल्पसंख्यक सेक का पदाधिकारी था, उसका लेटर भेजू आपको, भाजपा भेजिए ना, भेजिए, भाजपा का हो, किसी का हो, पदाधिकारी था। सुनो, दूसरी बात और सुन लीजिए, जो आप कह रहे हैं टी राजा, नुपुर शर्मा और यति नरसिम्हानंद, ये सब भाजपा के प्रायोजित कार्यक्रम है, ये सहयोग नहीं, इनका प्रयोग है। चूंकि चुनाव हार रहे हैं, हालात पतली हो रही है, और ये जो फिलिस्तीन, ये जो नसरुल्लाह के लिए जिंदाबाद का नारे लगा रहे हैं, ये आपके कार्यकर्ता है क्या? नहीं, ये तो आप बताओ। आप बताओ ना, अब बताओ, मेरा सवाल तो यही था ना।
हमारे कार्यकर्ता मेरा नहीं सवाल है। तो यही है ना, क्या आपको लगता है कि नहीं, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। मैंने आपसे सवाल जो पूछा अब तक मेरा जवाब नहीं आया। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ये देश में जगह जगह सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, अगर जगह जगह जो है नसरुल्लाह, हमास और फिलिस्तीन के लिए जो है झंडे ले लेकर लोग निकल रहे हैं, अगर दुर्गा पूजा की प्रतिमाओं पर जो है आज ही खबर आई है दुर्गा पूजा की प्रतिमाओं पर पथराव हुआ है, क्या आपको नहीं लगता कि ये सब खतरा है देश के लिए? इससे इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। सुन लीजिए, बिल्कुल खतरा है, इसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन अशोक जी, सरकार देश में नरेंद्र मोदी और योगी जी की है, क्यों इतनी हिम्मत हो रही है इस देश में? यहाँ क्यों नहीं कट रहे? जब बुलडोजर चलेगा तो जब बुलडोजर चलेगा ना तो छाती मत पीटिएगा। मैं आ रहा हूं, मुझे एक ब्रेक लेना है। जब बुलडोजर चलेगा इन लोगों पे तो छाती मत पीटिएगा, इस बात को मैं बता रहा हूं। आप इनके खिलाफ है ना, जब बुलडोजर चले कार्रवाई हो तो छाती मत पीटिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। सारी झुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। चलिए, 2 टूक आप देख रहे हैं। जल्दी से मैं तुहिन सिन्हा, 1 मिनट, आपने जो सवाल उठाया, मैं तुहिन सिन्हा एक बात तो है, वो जो अजय वर्मा कह रहे हैं कि खतरा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई सरकार तो आप ही की है ना। अगर देश में इस तरह के नारे लग रहे हैं, देश में इस तरह की चीज हो रही है, तो सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है ना। तो हम एक्शन लेते हैं। देखिए, मैं बताता हूँ ये लोग कैसे जो है एक उत्प्रेरक का काम करते हैं ऐसे तत्वों के लिए। मौलाना तौकीर रजा आपको तो याद होंगे, उत्तराखंड में जो विष भर रहे थे, जहर उगल रहे थे, जो हिंदू समाज के विरुद्ध हिंसा की बात कर रहे थे, जैसे उन्होंने हिंसा की बातें शुरू की, राहुल गांधी उनसे हाथ मिला लेते हैं। इस प्रकार से ये अलाइनमेंट करते हैं। मैंने सनातन के ऊपर जितना भी DMK का प्रहार हुआ, एक बार भी राहुल गांधी बोले? कल कसरगोड में जो IOML ने जो निकाला था प्रोसेशन, जिसपे कि हिंदुओं को मारने की बात कही गई थी, उस पर कुछ बोले? तो ये लोग उत्प्रेरक का काम करते हैं। जहां जहां हमारी सरकारें हैं, हमने आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हमने सफाया किया गुंडा राज का, उसी प्रकार का सफाया हम अन्य सभी राज्यों में कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जो है हमेशा बढ़ावा देते हैं, अपनी चुप्पी से कहीं कहीं बढ़ावा देते हैं। ओके, मैं आ रहा हूँ, मुझे एक और ब्रेक लेना, तुरंत आ रहा हूँ, एक और ब्रेक लेना, तुरंत आ रहा हूँ अजय वर्मा, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूँ, आपके पास भी आऊंगा, रतन शारदा जी को इस ब्रेक के बाद आ रहा हूँ, ब्रेक के बाद आ रहा हूँ जी। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हाथ देकर आप यहाँ
साबुन की जगह हैंड वॉश? मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। दो टूक आप देख रहे हैं एकता का संदेश किसे परहेज। एक मिनट आ रहा हूँ अजय वर्मा जी, 1 मिनट आ रहा हूँ। मैं एक रतन शारदा जी का कमेंट ले रहा हूँ, फिर मैं आपके और तुहिन जी के बीच में ही रहूँगा। रतन शारदा जी, एक बात है कि ये पूरा जो टाइमिंग है, क्योंकि राजनीति में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मोहन भागवत जी संघ तो कहते हैं राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन अब इसको पूरा का पूरा ये टाइमिंग जो है, क्या ये राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए? और देख रहे हैं लोग कि भाई अब क्योंकि बीजेपी चुनाव में पटकन ही खा रही है, तो मोहन भागवत जी भी एकता का संदेश दे रहे हैं। देखिए अशोक जी, मैंने पहले ही इस डिबेट के पहले ही कहा था कि ये बात संघ 100 साल से कर रहा है, आज नहीं कर रहा। अब जितने भी बौद्धिक सुनेंगे, सारे संघ के कार्यकर्ता ये बात कहते हैं। इसको इलेक्शन से जोड़ना अपनी बहुत ही छोटे लेंस की आवश्यकता जिनकी है, पॉलिटिक्स वालों की, वो छोटा लेंस इस्तेमाल करते हैं। अब जहां तक बात आती है कि ये वास्तव में इस तरह के जिहाद हो रहे हैं क्या, मैं आपको केवल एक डेटा देना चाहता हूँ जो कि बंबई का है, जिसके कारण बीजेपी वाले कह रहे हैं, जहां पर अरविंद सावंत नाम का UBT शिवसेना के व्यक्ति 2019 में जब खड़ा हुआ था, उसको एक बूथ में 91 वोट्स मिले थे, 91। इस बार उसको 11,050 वोट मिले मुस्लिम एरिया में। मुंबई विधानसभा में 12 बूथ के अंदर जिस शिवसेना शिंदे को पिछली बार 44 मिले थे और UBT को इस बार 5,866 मिले हैं। कोलाबा असेंबली के अंदर एक बूथ के अंदर केवल 147 मिले थे, एक वोट, इस बार मिला 4,490, और एक जगह पर उनको 0 वोट मिला था, वहां इस बार मिला 611 वोट। अब ये स्ट्रेटेजिक वोटिंग जो है, वो शिवसेना जो क्लेम करती है कि उन्होंने 1993 के अंदर जो दंगे उसके अंदर पूरा काम किया, जिनको पिछली बार 2 वोट नहीं मिले, इस बार उनके इतने वोट मिले, कैसे मिल गए? तो ये जो चिंता का विषय है कि अगर हिंदू एक आता है तो लोगों को कम्युनिज्म लगता है, और मुस्लिम इकट्ठा आता है तो उनको लगता है पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। अब मुझे ये बताइए, यहाँ जो बैठे हैं इनमें से कितने लोग सरतन से जुदा का विरोध जिन्होंने किया? क्या इन्होंने कहा MIM के अंदर, MIM के MP ने जिसने कहा कि बिजली के खंभे से नूपुर शर्मा को टांग के फांसी लगा दी जाए, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई और उसको क्या इन्होंने निंदा की? और ऐसे कितने किस्से बात आपको, ये जो लोग मरे हैं, मैं पूरी लिस्ट गिना सकता हूँ, जो केवल घृणा की राजनीति से हारे। CA का इन्होंने विरोध किया। CA का विरोध करने का कारण क्या था? 370-35 से वापिस लाएगी जो पार्टी, उसके साथ इन्होंने अभी समझौता किया है। जब सनातन को खत्म करो का अभियान चला, उसने कांग्रेस ने हर डिबेट में उनका सपोर्ट किया। बिल्कुल यही सवाल अजय जी है, क्योंकि जो तुहिन जी ने भी यही सवाल उठाया था जब सनातन के समूल नाश की बात हुई। सनातन को डेंगू मलेरिया मच्छर का कहना है, उन्होंने कलकत्ता में मैं जाते हुए 30 सेकंड में 3 चीज कहूंगा। देखिए, मोहन भागवत जी बिल्कुल सही कर रहे हैं और उसको समझने की जरूरत है। जैसे योगी जी गए और इन्होंने
हरियाणा में जब कटने बटने की बात करी तो सीटें और घटती चली गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश हरवाया तो इस चुनाव के बाय इलेक्शन के बाद योगी जी हट के दूसरे मुख्यमंत्री आ जाएंगे। ऐसे ही मोहन भागवत जी को जब नड्डा जी ने ये कहा था कि अब हमें मोहन भागवत जी की जरूरत नहीं है, वो अपना कर लें, उनके बिना हम चला लेंगे, तो उनके मन में वो बातें धरी हुई हैं, उन्हें पता है कि भाजपा को कहां पहुंचाना है। दूसरी बात, अब मैं तुहिन सिन्हा जी की बात करूंगा, कल से हमें ये लिख के दे दें कि राहुल गांधी और कांग्रेस को यहाँ भर्त्सना करनी है, ये बोलना है, ये करना है, तो वो एजेंडा भी चलाना शुरू कर देंगे। देना पड़ेगा। मतलब कोई आदमी कहेगा हिंदुओं को, वहां पर मुस्लिम लीग जिसके समर्थन से राहुल गांधी चुनाव जीतते हैं, वो अगर कहेगा हिंदुओं को मार करके लटका देंगे, तो राहुल गांधी के इतने बच्चे हैं कि उनको लिख के देना पड़ेगा विरोध करना है। एक बार बोल देते, क्या चाहता ये कह रहे सर, एक बार बोल देते ना, डर लगता है मुस्लिम लीग से कि वोटों का चक्कर है, अभी प्रियंका दीदी को भी जिताना है। अशोक जी सुनो ना, सुनिए ना, नहीं सुन ले, आपने तीन कारण गिनाए, लेकिन आपने अजय वर्मा आपने 3 कारण गिनाए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने 3 कारण गिनाए मेरे सवाल का। क्या मुस्लिम लीग का विरोध करने के लिए बीजेपी कहेगी तब विरोध करेंगे? जैसे तबे पे वो उछलता है ना, नहीं मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, तवा मत बनिए। अब मैं अगली बात नहीं, मुझे ना अगली बात नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मुझे संक्षेप में बताइए, क्या बीजेपी कहेगी तब आप विरोध करेंगे हिंदुओं का कत्लेआम करने की बात का? छोड़िए, तो तुहिन सिन्हा रुकिए, अब हो गया, आपने 3 बातें कही, मैंने आपको 4 बातें कहने दी। तुहिन सिन्हा भाई, आप लोग लिख के दिया करिए, वो कहें तब वो विरोध करेंगे राहुल गांधी। आपने लिख के दिया ही नहीं राहुल गांधी को, कहां विरोध करना है? राहुल गांधी कैसे विरोध करेंगे? देखिए अशोक जी, जो बचपना और जो नफरत इनके अंदर जो है आरएसएस चीफ के लिए है, माननीय श्रद्धेय मोहन भागवत जी के लिए, वो साबित करता है कि ये राहुल गांधी के सच्चे शिष्य हैं। ये सच है कि पिछले 2 वर्षों में अगर हिंदुओं को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसके केंद्र बिंदु पर कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी की राजनीति है। इसके बगैर वो कहीं की नहीं रहेंगे। लेकिन मैं आज जो है आपके शो के माध्यम से उनको भी चेतावनी दे रहा हूं कि वो अपनी हरकतों में सुधर जाए। बाहर जाते हैं देश में तो देश के लोकतंत्र को बदनाम करते हैं, सिखों को पकड़कर बोलते हैं कि आप जो है देश के अंदर महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है। देश के अंदर आते हैं तो तरह तरह से जो है कास्ट सेंसस की बात करते हैं। हमने कभी कास्ट सेंसस का विरोध नहीं किया, लेकिन जो स्थिति वो उत्पन्न करना चाहते हैं, कल को जो है आप शायद दोस्त बनाने से पहले भी पूछे, जो दोस्त की जाति, वो इस तरह की विभाजन की मानसिकता देश में लाना चाहते हैं, जो देश के लिए बहुत खतरनाक है। ओके, चलिए, समय इतना ही था। अजय वर्मा जी, मैंने आपको 3 बातें कही, आपने 4 बातें 5 बार, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं। अब आप गर्म तवे पे जैसे उछलती है पॉपकॉर्न, वैसे उछले जा रहे हैं। तो सर, पॉपकॉर्न मत बनिए, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए आपकी, और उसके बाद राहुल गांधी जी को अगली बार आप ही लिख के दे दें कि हिंदुओं का कत्लेआम करने के खिलाफ बोलना है, क्योंकि बीजेपी लिख के देगी नहीं, आप ज़्यादा लिख के देंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा असर पड़ेगा। हालांकि मेरे आज के शो में एक कार्टून भी शामिल हुए थे, जिन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया और उसके बाद नारा लगा के चले गए। और फिलिस्तीन का नारा लगाने वालों को न सिर्फ डिबेट से, बल्कि मुझे लगता है देश से भी चले जाना चाहिए, क्योंकि ये देश भारत माता की जय, वंदे मातरम की करने के लिए, भारत की जिंदाबाद करने के लिए, किसी और देश की जिंदाबाद करने वालों की जगह जो है बाहर ही है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन कल सुबह 7 बजे से डीडी न्यूज़ पर जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि हरियाणा और साथ साथ जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजे आएंगे, तो नतीजे देखने के लिए ज़रूर जुड़िएगा। सबसे सही, सबसे सटीक नतीजे आपको सिर्फ डीडी न्यूज़ पर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।